हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 68th बीपीएससी हाल ही में जो 68th बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस बार जो है अच्छे क्वेश्चन साइंस का यहाँ पर पूछा गया था बीपीएससी में। और आगे भी आप कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका आइदर बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या इसके अलावा भी कोई और भी एग्ज़ाम हो जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसके लिए, या उसके अलावा भी कोई और भी एग्ज़ाम हो सकता है जहाँ साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि साइंस का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो यदि आप देखेंगे तो एक तो पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में बीपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है, और साथ ही साथ आगे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। यहाँ से सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़रूर इसको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोमाटो ओपन और क्लोज ड्यू टू द चेंज इन द। जो स्टोमाटो ओपन होता है और क्लोज होता है वो किसके कारण? ऑब्वियसली बात है, बीपीएससी 5 ऑप्शन यूज़ करती है। ऑप्शन डी इस बार था मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई था नन ऑफ द एबव। ये डी और ई पहले एक ही ऑप्शन में रहता था, लेकिन इस बार बीपीएससी ने दोनों को भी सेपरेट कर दिया है। तो देखिए, हमसे पूछा है कि स्टोमाटो खुलता है और बंद होता है किसके कारण? तो अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स। जो हम जानते हैं कि स्टोमाटा को कंट्रोल कौन करता है, तो ये जो स्टोमाटा होता है हमारा, इसके ऊपर जो लीफ में स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा के ऊपर क्या होता है? गार्ड सेल उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो गार्ड सेल के अंदर जब पानी आता है तो गार्ड सेल स्वेल कर जाता है, स्टोमाटा ओपन हो जाता है, और जैसे यहाँ से पानी बाहर जाता है तो ये स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो ये एनसीईआरटी का ही एक लाइन है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा का जो पोर है, ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग ये गार्ड सेल का ही, उसको गार्ड सेल उसको रेगुलेट करती है। और गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब वाटर इसके अंदर फ्लो करता है तो गार्ड सेल जो स्वेल कर जाती है, स्वेल करने के बाद अपने आप स्टोमाटा खुल जाता है, जिससे कि स्टोमाटा ओपन हो जाता है। और जैसे ही गार्ड सेल के अंदर से पानी निकलता है तो ये श्रिंक कर जाता है और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो ओपनिंग ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्लास 10th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। द स्टोमाटो ओपन और क्लोज ड्यू टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब डैश वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट। जो क्लोरोफिल है, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो वेवलेंथ जो है सनलाइट का, जो वेवलेंथ है, अलग अलग जानते हैं कि पूरा सनलाइट में टोटल 7 कलर से बना होता है, और वो हमें वाइट भले ही रिजेंबल हो, प्रतीत हो, लेकिन उसके अंदर टोटल 7 कलर होता है। ऑलराइट, तो जो क्लोरोफिल है उसमें से किसको मेनली एब्जॉर्ब करती है? तो रेड एंड ब्लू कलर, जो रेड और ब्लू वेवलेंथ का लाइट होता है ना, सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करती है। और ग्रीन ऑप्शन तो आपको एक प्रकार से डेविएट करने के लिए दिया गया है। ग्रीन कलर, पत्ती का कलर हमको ग्रीन दिखता है, उसके पीछे कारण क्या है ये तो आसानी से बताया भी जाता है कि कोई भी कलर किसी का हम देख रहे हैं, इसका मतलब वो सारे कलर को, जो सनलाइट का सारा कलर है, उस सबको एब्जॉर्ब किया है, और जो कलर हमको रिजेंबल हो रहा है इसका मतलब उसको वो रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो ग्रीन कलर हमको पत्ती का ग्रीन कलर दिख रहा है, इसका मतलब उसने सारे कलर को, जो विवियोर का सारे कलर है उसको उसने एब्जॉर्ब किया है, बस ग्रीन कलर को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो ग्रीन वाला तो ऑप्शन वैसे भी नहीं होता, क्योंकि ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करता तो वो हमको दिखता नहीं। ऑलराइट, तो ग्रीन वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हम काट देते। तो हमारे पास बचा रेड एंड ब्लू, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। इसमें से एक करेक्ट मैच कौन नहीं है? देखिए, वीक स्टीम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, उसको क्रीपर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो वैसा स्टीम जो खुद से खड़ा नहीं हो सकती है, जो कमजोर तना होता है, जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, उसको हम क्रीपर मतलब लता कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। पेट्यूल अटैचेज लीफ टू स्टेम। जो पेट्यूल होता है, हम सभी जानते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा स्टेम है, स्टेम से क्या होता है? पेट्यूल अटैच होता है, और पेट्यूल से ये लीफ अटैच होता है। तो लीफ को जो स्टेम से अटैच करता है वो क्या होता है? पेट्यूल। ये हमारा क्या है? पेट्यूल है। तो पेट्यूल अटैचेज लीफ टू स्टीम, बिल्कुल सही बात है। पेट्यूल जो है लीफ को स्टीम से अटैच करता है, ये सही है। बी ऑप्शन भी हमारा सही है। सी है कि थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस। जो थिक हार्ड स्टेम होगा और जो उसका ब्रांचिंग बेस के पास है, क्या वो ट्री होगा? जी नहीं, ये सर्व होता है। जो ट्री होता है उसका जो अगर ब्रांचिंग होगा या थिक पार्ट होगा, थोड़ा ऊपर होगा, वुडी पार्ट होता है थोड़ा ऊपर होता है, ग्राउंड से कुछ दूरी पर होता है। ऑलराइट, तो ये बेस के पास नहीं हुआ, ये सी ऑप्शन हमारा गलत है। जो थिक हार्ड स्टेम होता है अगर ब्रांचिंग है तो बेस के पास नहीं, बेस के पास है तो श्रब होता है, और बेस ग्राउंड से अगर ऊपर है तब वो हमारा क्या होता है? ट्री होता है। तो सी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन हमारा यही सी जाएगा। इसमें से कौन गलत पूछा है? तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर रीचेज। जो वाटर है पहुंचता है ऊपर, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन ट्री बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय।
जैसे बड़ा पेड़ होता है, तार का पेड़ हुआ, खजूर का पेड़ हुआ, ये सब बड़ा पेड़ हुआ, तो इतने ऊंचाई पर पानी पहुंच पाता है तो वो किसके कारण? ट्रांसपीरेशन के कारण, इवेपोरेशन के कारण, एब्जॉर्प्शन के कारण। तो ट्रांसपीरेशन पुल, किसके कारण? ट्रांसपीरेशन पुल के कारण जो है पानी नीचे से ऊपर पहुंच पाता है। अगर ज़्यादा हाइट है प्लांट का तो वो ट्रांसपीरेशन पुल है, उसके पीछे लॉजिक है कि उसी के कारण पानी जो है ऊपर की तरफ चढ़ पाता है। नेक्स्ट 55, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच मेक्स देम क्वालिफाइड टू सेल्फ रेप्लिकेशन। देखिए, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो या यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का भी यूज़ कर सकता था, और यूजुअली इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा हल्का चेंज करके अगली बार पूछ लेता है या पूछता भी है। सारे एग्जाम्स में इस प्रकार का चेंजिंग किया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जैसे यहाँ पूछा है तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कर दे, सेम क्वेश्चन रहने दे तो आंसर फिर भी हमारा सेम होगा। कि देखिए, इसमें पूछ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट का एक उसमें से कौन सा एक लक्षण है जो उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन, जो स्व प्रतिकृति है उसके योग उसको बनाता है। तो उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों उसके अंदर प्रेजेंस होता है, जिसके कारण वो सेल्फ रेप्लिकेशन खुद से वो रेप्लिकेट कर सकता है। ऑलराइट, इसी को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्योंकि उसके पास अपना खुद का डीएनए और आरएनए होता है। इवन राइबोसोम भी होता है, अपना प्रोटीन भी प्रिपेयर कर सकता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द स्केलेटल डेट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स, मतलब कंकाल का वह हिस्सा जो हड्डी की तरह उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, एंड विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड एज, जिसको आसानी से हम बेंट भी, मोड़ भी सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होता है वो स्केलेटन का एक पार्ट है, लेकिन हड्डी इतना मजबूत, जो हमारा कार्टिलेज हड्डी जैसा मजबूत नहीं होता है, उसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। जैसे ईयर पिना, जो हमारा ईयर का पिना है उसके अंदर कार्टिलेज होता है, नोज टिप है वहाँ के अंदर कार्टिलेज होता है। तो ये सब कार्टिलेज इसको हम आसानी से बेंड कर सकते हैं। यह हड्डी कितना ज़्यादा मजबूत भी नहीं होता है। यूजुअली जो कार्टिलेज है वो बोन्स को मसल से या बोन को जोड़ने में हेल्प करता है। ऑलराइट, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 57, इन लाइकेन आ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर। देखिए, लाइकेन जो होता है, लाइकेन क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसका? फंगस और एल्गी का। फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसमें हम पूछ रहा है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर कौन है? हम सभी जानते हैं कि फंजाई जो है क्या हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो एल्गी जो है थैलोफाइटा होता है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर क्या होगा? हमारा एल्गी होगा। एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर, तो एल्गी और फंगस। एक तो एल्गी होता है, दूसरा उसके अंदर फंगस होता है। वायरस तो हो नहीं सकता है, फंगस और बैक्टीरिया हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। एल्गी और फंगस जो है लाइकेन के अंदर हमको देखने को मिलता है, दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकेन। नेक्स्ट 58, जो फीमेल एनोफिलीज, मादा जो एनोफिलीज है, कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम, मतलब उसको अलग किया जा सकता है फ्रॉम फीमेल क्यूलिक्स। फीमेल एनोफिलीज को हम फीमेल क्यूलिक्स के किस बेसिस पर, किस आधार पर उसको हम अलग कर सकते हैं? तो जो देखिए, जो फीमेल एनोफिलीज होता है ना, वो जो एट एन एंगल विद सबस्ट्रेटम, वो जो बैठती है ना, उसको क्या, एट एन एंगल विद द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के साथ एक एंगल बना के ही वो बैठती है। सबस्ट्रेटम के साथ वो एक एंगल बनाकर बैठती है, और क्यूलिक्स जो है 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि फीमेल एनोफिलीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलिक्स बिकॉज इट सिट्स, जो हमारा फीमेल एनोफिलीज है वो सबस्ट्रेटम के साथ जो आधा अस्तर होता है उसके साथ एक एंगल बनाकर बैठती है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देख रहे हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, जो शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है उससे जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा सेल, एक प्रकार का कोशिका कौन है? तो इम्यूनिटी से जुड़ा है। इम्यूनिटी से जुड़ा हमारा कौन है? तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है इम्यूनिटी से जुड़ा, रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ एक इंपोर्टेंट सेल है, तो लिम्फोसाइट। ऑप्शन ए करेक्ट है, 59 का ए। 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मसल इन ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी में मसल्स है, मानव शरीर में जो मांसपेशी है, उसके बारे में कौन सा कथन जो है आपका इनकरेक्ट है, वो हमसे पूछ रहा है, इनकरेक्ट निकालना है। तो मसल बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड। ऑब्वियसली बात है, सही है कि जब मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो वह छोटा हो जाता है, सख्त हो जाता है, और थोड़ा थिक भी हो जाता है, मोटा भी हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मसल कैन ओनली पुश द बोन, क्या मसल सिर्फ बोन को पुश कर सकता है? नहीं, पुश और पुल दोनों कर सकता है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत है, जो गलत है वही हमारा सही है। मसल वर्क इन पेयर, बिल्कुल सही बात है, मसल जो है पेयर में काम करता है, तो सी करेक्ट है। लेकिन बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यही हमारा सही होगा, 60 का बी। नेक्स्ट है, ये पूरा बायोलॉजी से क्वेश्चन था। आप देखिए फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट
आर मेड ऑन द सर्फेस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ ए व्हाइट हॉर्स, द इमेज विल बी, मतलब 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का एक जो है हमारा कन्वेक्स लेंस है, उसके सतह पर क्या किया कि हम व्हाइट हॉर्स का एक प्रतिबिंब इमेज बना रहे हैं, वो भी बड़ी संख्या में, और उसके ऊपर क्या किया कि काले रंग का बहुत सारा जो है पतली पट्टियाँ बना दी हैं। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, इसके अंदर काले रंग का बहुत सारा पट्टियाँ जो है पतला पट्टियाँ बना दिए हैं, और इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, जिसमें हम एक व्हाइट हॉर्स का इमेज बना रहे हैं। तो इमेज कैसा होगा? ए हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप, ए हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, मतलब देखिए यहाँ पर घोड़ा हमारा कैसा है, तो व्हाइट हॉर्स है, तो व्हाइट हॉर्स है तो उसका जो इमेज बनेगा वो भी व्हाइट हॉर्स ही बनेगा। ऑलराइट। ए हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, जो घोड़ा बनेगा उसका ब्राइटनेस कम होगा, बिल्कुल सही बात है, बस ब्राइटनेस कम होगा, उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। जो ब्लैक स्ट्रिप हम यहाँ पर लेंस के ऊपर जो ब्लैक स्ट्रिप लगा है वो सिर्फ क्या करेगा थी, इंटेंसिटी को, जो लाइट की इंटेंसिटी वहाँ पर पड़ रही थी उसके इंटेंसिटी को बस कम करेगा। ऑलराइट, और वो कुछ नहीं कर सकता है। शैडो वगैरह यहाँ पर इसका कोई मतलब काम नहीं होगा, हमारा कलर वगैरह कुछ भी डिमिनिश वगैरह नहीं होगा, बस वो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देगा। इसलिए घोड़ा का इमेज तो बनेगा व्हाइट हॉर्स का, लेकिन उसका ब्राइटनेस थोड़ा कम होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 62 श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, जो ध्वनि का तीक्ष्णता श्रिलनेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी कहीं ना कहीं वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑप्शन बने, इसलिए ऑप्शन ए हमारा वेवलेंथ ऑफ द साउंड, जो आयोग है उसका आंसर यही रखा है, वेवलेंथ ऑफ द साउंड पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन, जो फोटो इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस होता है, उपकरण होता है, उसमें उसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल डिजिटल एप्लीकेशंस क्या है? तो फोटोवोल्टिक सेल, उसके लिए बेहतर क्या है? तो फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट है बॉल बियरिंग आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू, जो बॉल बियरिंग का यूज़ किया जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन को, जो स्टैटिक घर्षण है उसको चेंज करने में, किस में? तो स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में ही चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, ऑप्शन बी करेक्ट है, 64 का बी। नेक्स्ट 65 A goalkeeper in a game of football pulls his hand backward after holding the ball short at the goal. This enables the goalkeeper to, मतलब फुटबॉल के खेल में कोई जो गोल के ऊपर होता है वो फुटबॉल जैसे ही गोल के पास आता है तो उसको पकड़ने के बाद अपने हाथ को थोड़ा पीछे खींचता है, तो वो गोलकीपर को किस प्रकार से, एक प्रकार से इनेबल, सक्षम बनाता है। ऑब्वियसली आप क्रिकेट, अभी IPL चल रहा होगा, बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे, तो विकेट कीपर जो है, यूजुअली विकेट कीपर बहुत सारा बॉल पकड़ते हैं, जो भी डॉट बॉल होता है तो विकेट कीपर के हाथ में जाता है, तो अपना बॉल जो पकड़ते हैं तो हाथ को थोड़ा पीछे खींचते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? तो डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो चेंज मोमेंटम एक प्रकार से चेंज हो रहा है ना, मोमेंटम को चेंज, रेट के चेंज, मोमेंटम का जो रेट है उसको कम करने के लिए वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे खींचता है, जिसके कारण जो फोर्स एग्जर्ट हो, वहाँ जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो कम हो जाए। और लगने तो इतना स्पीड से बॉल आता है वो इंजरी कर सकता है, इसलिए हाथ को जैसे ही पीछे खींचते हैं तो उसको मोमेंटम को हम कम करते हैं, मोमेंटम जैसे ही कम होगा तो उस पर फोर्स भी हमको कम होगा। ऑलराइट, चेंज ऑफ मोमेंटम के जो रेट है उसको कम करते हैं, तो बी सही है। 66 विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मतलब कौन सा एक रेडियो एक्टिव इसमें एलिमेंट है जिसके द्वारा जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिट होता है? तो अल्फा रे। अल्फा रे से हम जानते हैं कि अल्फा रे से क्या लगता है? तो हीलियम प्लस न्यूक्लियस निकलता है, तो अल्फा रे, ऑप्शन ए करेक्ट है, 66 का ए। 67 सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, केंद्राभिमुखी बल जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल का कोई काम नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ये भी नहीं है। कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, हाँ, कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो लगातार मूव करते रहे, कांस्टेंट मोशन से अपना मूव करते रहे, उसके लिए हम एक प्रकार से अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ के लिए जिम्मेदार है, तो कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे वो गतिमान अवस्था में रहे, जिसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो 67 का सी करेक्ट है। ये सब क्वेश्चन यूजुअली पहले भी पूछा गया है किसी एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता रहा। आगे भी BPSC एग्जाम ले या कोई और भी एग्जाम ले, वहाँ पर ये सब क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखें। 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब किस में जो ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है?
इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स। किसमें फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर एक प्रकार से चेंज हो रहा है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जब हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है ना, जब काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होता है तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर काम करता है। हम सभी चाहे गाड़ी चलाएं, साइकिल चलाएं, आप देखते होंगे जब गाड़ी अगर गाड़ी स्पीड हो तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, लेकिन उसको अगर ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पर कहीं फ्रिक्शन काम करता है और हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर वो चेंज हो रहा होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी अपना फ्रिक्शन एनर्जी में वहाँ पर चेंज हो रहा है और साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है 69, ए बस इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ। लगातार कई वर्षों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए बस इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ एंड टेक्स ए शार्प टर्न टू द राइट साइड, सडनली द पैसेंजर सिटिंग इन द बस विल। कोई बस जो है सीधे रास्ते पर चल रही है स्ट्रेट पाथ पे और अचानक जो है अपने कहाँ राइट टर्न लेती है, दाईं और एक तेज़ मोड़ लेती है। तो बस में जो बैठा हुआ यात्री है किस तरफ मुड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है राइट साइड ले रहा है ना, तो वो बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, उसके अपोजिट में, ताकि एक प्रकार से बैलेंस बना रहे। तो बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसके अनुसार है कि कोई चीज़ अगर मोशन है तो मोशन में रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें ना लगे। ऑलराइट, तो यही इनर्शिया के कारण यहाँ पर होता है बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड में अगर टर्न लिया तो वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ेगा। 70, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन ए म्यूजिकल कंसर्ट इज sitarist tries to adjust the tension and plug the string suitably. By doing so he is seeing adjusting। मतलब एक संगीत कार्यक्रम में जो है ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक स्टेरिस्ट है जो तनाव को टेंशन को एक प्रकार से एडजस्ट करने के लिए और स्ट्रिंग है उसको सुटेबल करने के लिए, उपयुक्त रूप से बांधने के लिए वो ऐसा करता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो वो ये कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दोनों को फ्रीक्वेंसी को कहीं को एडजस्ट कर रहा होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो अन्य वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो आवृत्ति है वो हमारा सितार के स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी उसके साथ एक प्रकार से एडजस्ट हो, उसके लिए वो इस प्रकार से बार बार ऐसा प्रैक्टिस कर रहा होता है। नेक्स्ट देखिए, ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स शेप बट इट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम। कोई मैटर का एक फॉर्म है, मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर क्लास 9 वहाँ से है कि उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है बट फिक्स्ड वॉल्यूम है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म इज, ऑब्वियसली बात है, केरोसिन। हम जानते हैं कि लिक्विड का कोई अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता, उसको जिस बर्तन में रख दे वैसा शेप वो ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है। तो केरोसिन क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए केरोसिन। कार्बन स्टील, ये स्टील है, सॉलिड स्टेट होगा तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड मास भी होता है, तो ये नहीं हो सकता है। क्रिप्टन गैसेज है, ना ही इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड इसका क्या कर सकते हैं शेप होता है। ऑलराइट, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, केरोसिन लिक्विड। 72, अच्छा क्वेश्चन है। सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट। कुछ जो मेटल ऑक्साइड होता है, ऑब्वियसली बात है मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर होगा और एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो कुछ मेटल ऑक्साइड जो है रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दे आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ मेटल ऑक्साइड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में काम करते हैं, मतलब एसिडिक नेचर का भी होगा, बेसिक नेचर का भी होगा। द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का हमको एग्जाम्पल बताना है तो जो एल्यूमिनियम और जिंक का ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड जो होता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ऑलराइट, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, Al2O3 ZnO। 73, विच गैस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब कौन सा ऐसा गैस है जो अपने ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। तो देखिए मीथेन तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अधिकतर जो हमारा डिकम्पोजेबल वेस्ट होता है, जो कचरा वगैरह हम इधर उधर फेंक देते हैं और वो डिकम्पोज होते रहता है नेचर में अपने आप, वहाँ से भी मीथेन गैस निकलता है। कई बार जो बहुत लैंडफिल का जो बड़ा एरिया होता है वहाँ पर आग लग जाता है, तो कारण वही कि मीथेन गैस निकलते रहता है, मीथेन में आग भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग को भी कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करता है। तो मीथेन तो है ही, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, मोर देन वन ऑफ द एबव। ये सारा जो गैस है कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लाइबरेट। जो एसिड है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है। मान लेते हैं कोई एसिड हमारा HCl है, देखिए HCl हमारा एक एसिड है और ये मेटल कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3।
तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है ना तो ये बनाता है सॉल्ट, NaCl बनाएगा, साथ साथ H2O वाटर रिलीज होता है और एक गैस प्रोड्यूस होता है CO2। यहाँ से गैस निकलता है जिसका नाम है CO2। तो देखिए एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, साथ साथ पानी बनाता है, साथ साथ CO2 गैस रिलीज होता है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा गैस लाइब्रेट होता है, तो CO2, ऑप्शन सी करेक्ट है, CO2। ऑलराइट, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्लास 10th के NCERT में, कह सकते हैं 8th के NCERT में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज, ये जो हमारा एक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको किस एसिड, ये किस एसिड का फॉर्मूला है। तो इसको देखिए तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ अगर अच्छे से हम देखें तो यहाँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और दूसरा भी COOH कार्बोक्सिलिक। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किसका फॉर्मूला होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड यूजुअली टमाटर के अंदर मिलता है। एसिटिक एसिड ये क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है, CH3COOH हमारा इथेनोइक एसिड होता है, ये विनेगार के अंदर मिलता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। ऑलराइट, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 76, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ देम विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है जिसमें एक में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरे में एसिडिक सॉल्यूशन है, तीसरे में बेसिक सॉल्यूशन है। उसमें से कौन सा है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, तो रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, बेसिक सॉल्यूशन। तो जिसमें बेस होगा अबेस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बेस। बेस क्या करता है, तो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल डैट ऑफ, जो एसिडिक एसिड का जो ऑर्डर है, एक प्रकार से कह सकते हैं स्मेल है, वो किसके जैसा होता है, तो विनेगार। विनेगार का जैसा स्मेल होता है वो एसिडिक एसिड का सेम, इसलिए हम कहते हैं कि विनेगार के अंदर भी एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड मिलता है। ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं 8th के NCERT या 10th के NCERT से लिया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड बेस साल्ट से कई बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT के एकदम लाइन से क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। जो ड्राई HCl गैस वैसा जो ड्राई हो, जिसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल ना हो, वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को क्यों चेंज नहीं करता है। मॉइसन जो मॉइस्चराइज्ड अगर लिटमस पेपर है उसके कलर को चेंज कर देगा, लेकिन ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज क्यों नहीं कर पाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक देखिए। जो भी एसिड है, HCl हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, कार्बोनिक एसिड हो, जो भी एसिड आप जानते हैं, वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा, और वो कहाँ शो करता है, वाटर के सॉल्यूशन में एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। जब तक वो H+ आयन वो रिलीज नहीं करेगा, अपना एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। यहाँ ड्राई HCl गैस है, ड्राई HCl में किसी प्रकार का H+ आपको नहीं मिलेगा। जब तक ये H+ आयन इसका रिलीज नहीं होगा, ये एसिडिक प्रॉपर्टी अपना नहीं शो कर सकता है, और जब तक अपना एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, लिटमस पेपर का कलर हमसे चेंज नहीं होगा। ये NCERT का एक एक्सपेरिमेंट है कि सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड को मिला दिया गया, वहाँ से जो गैस रिलीज होता है उसके अंदर उसको क्या किया है कि एक एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड वहाँ पर एक गार्ड ट्यूब लगा देता है। गार्ड ट्यूब क्या करता है कि सारा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिर्फ वहाँ से गैस जो निकल रहा होता है, HCl गैस जो वहाँ से निकल रहा होता है, उसको लिटमस पेपर से टेस्ट करता है। तो ड्राई लिटमस पेपर कोई कलर शो नहीं कर सकता है, लेकिन वही मॉइस्चर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लाए तो ऑब्वियसली बात है, मॉइस्चर है तो वो भिंगा हुआ है, वहाँ पर जो HCl जाएगा वो H+ + Cl- में टूट जाएगा, तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है। तो लेकिन ड्राई लिटमस पेपर और ड्राई HCl अगर आपस में लाएं, उसको मैच करें तो कोई कलर शो नहीं करेगा। उसके पीछे यही कारण है कि जो हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन है वहाँ पर वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो देखिए नो H3O+, इसको हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन भी, जब H+ हमारा हाइड्रोजन आयन है, H+ जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोनियम H3O+, इसी को हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। ऑलराइट, दोनों सेम चीज़ है, H+ का या हाइड्रोनियम आयन। तो नो हाइड्रोनियम आयन्स आर प्रेजेंट, लिटमस चेंज कलर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। लिटमस जो है अपना कलर तभी चेंज करता है जब हाइड्रोनियम आयन वहाँ पर हो, लेकिन ड्राई HCl में किसी प्रकार का हाइड्रोनियम आयन या H+ नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए कलर यहाँ पर चेंज नहीं होता। ऑलराइट, तो 78 का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। 79, डिटेक्ट द ओड वन, इसमें से एक को आपको डिटेक्ट करना है। तो बर्निंग ऑफ कोल, देखिए बर्निंग ऑफ कोल अपने आप में क्या है, केमिकल चेंज है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट अपने आप में क्या है, केमिकल चेंज है। सेटिंग ऑफ सीमेंट ये भी अपने आप में क्या है, केमिकल चेंज है। तो उपयुक्त में से एक मतलब ये हमारा क्या हो सकता है, तो नन ऑफ द अबव, हमको इसमें से चूज करना है कि ओड कौन है। तो कोई भी ओड नहीं है, सब हमें केमिकल चेंज के बारे में कहीं ना कहीं बता रहे हैं, सब केमिकल चेंज के बारे में बता रहे हैं। तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। 80 देखिए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू। डायमंड और ग्रेफाइट के
के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। दे हैव सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, गलत बात है। डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ग्रेफाइट ब्रिटल होता है, आसानी से टूट जाएगा। दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिल्कुल गलत बात है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये भी गलत बात है। दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है, बिल्कुल गलत बात है। जो हमारा डायमंड होता है ना उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिलता है और जो ग्रेफाइट होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमको मिलता है, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, नन ऑफ द एबव, सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है तो गलत है यहाँ पर, तो ई ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑलराइट, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। देखिए डायमंड जो होता है ना, डायमंड में प्रत्येक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए वहाँ पर वो टेट्रागोनल एक कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। और जो ग्रेफाइट होता है उसमें प्रत्येक कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिलता है हमको, और जो डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिलता है। डायमंड टेट्राहेड्रल है और जो ग्रेफाइट होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का इनके दोनों का डिफरेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों का डिफरेंट है, डिग्री ऑफ हार्डनेस भी दोनों का डिफरेंट है, तो ऑप्शन हमारा ई जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था आपका बीपीएससी 68 बीपीएससी पीसीएस में इस बार पूछा था। देखिए एक से एक क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। पहले बीपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछती थी, लेकिन इस बार से उसने चाहे साइंस हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, हर चीज़ में उन्होंने एक तो स्टैंडर्ड, कहीं ना कहीं पहले जो उसका स्टैंडर्ड नहीं था, अब इसमें कहीं स्टैंडर्ड को फॉलो करना शुरू किया है। सारा क्वेश्चन अपने आप में कंसेप्चुअल है, एनसीईआरटी से है, कहीं बाहर से नहीं है, सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो अच्छी बात है कि बाहर से क्वेश्चन तो नहीं दे रहा है, एनसीईआरटी से दे रहा है, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। आप बने रहे हमारे चैनल पे, हम टाइम टू टाइम बहुत सारा वीडियो जो है अपलोड करते रहते हैं। और जो बीपीएससी हो, बीपीएससी का बहुत सारा एग्जाम होता है, जैसे एलडीसी हो गया, हाल ही में जो बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है, उसका साइंस का पेपर हो गया, एलडीसी का पेपर हो गया, बीपीएससी सैनिटरी एग्ज़ाम ली थी हाल फिलहाल में, उसका पेपर हो गया। इन सब में जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछी है हम टाइम टू टाइम आपको डिस्कस करते रहते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, बीपीएससी पीवाईक्यू, बीपीएससी साइंस पीवाईक्यू आप जाके देख सकते हैं, और बीपीएससी का बहुत सारा क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने स्तर पर, ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको रिपीटेड मिल जाएगा, इसलिए यदि आप उसको बार बार पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी, आपका एग्जाम के समय में टाइम भी बचेगा। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होने वाला है। और इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अच्छे से पढ़ते रहें। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, कहीं कुछ मिस्टेक्स वगैरह लग रहा हो, कुछ का हो सकता है कि कंसेप्चुअली कुछ और भी कुछ होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम उस पर रिव्यू करें। ऑलराइट, अपना फीडबैक दे सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कोई क्वेरी हो जरूर पूछिएगा, ये सब क्वेश्चन आगे हो सकता है किसी न किसी एग्जाम आपको देखने को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।